हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे भाई। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सब हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स, जो 12th क्लास की बुक है भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वहाँ से डिस्कस करेंगे भाई। उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से कुछ बेसिक बातें बता दूँ जो कि आपकी मदद करेंगे मल्टीप्लायर को ईजिली समझने में। तो आइए शुरू करते हैं भाई। देखो देखो सबसे पहले तो देखो, क्लासरूम में हम क्या करते हैं भाई। जब भी हम क्लास शुरू करते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई जीडीपी मेथड। जीडीपी मेथड, तो जीडीपी को काउंट करने के होते हैं भाई तीन मेथड। फर्स्ट कौन सा भाई? प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। इसको डिटेल में नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जनरली एक स्टोरी। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, इससे जीडीपी काउंट कर सकते हैं। सेकंड हम कर सकते हैं भाई इनकम मेथड से जीडीपी, इनकम मेथड से जीडीपी काउंट कर सकते हैं। ये सारा टॉपिक वही एनसीईआरटी की बुक से है, तो इनकम मेथड से जीडीपी काउंट कर सकते हैं। और थर्ड हम कर सकते हैं भाई एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी काउंट, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी काउंट कर सकते हैं भाई। क्लियर है जी? एक्सपेंडिचर मेथड से। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं भाई। उसके बाद हम जीडीपी से उसके बाद हम जीडीपी हमें प्राप्त होती है मार्केट प्राइस पर। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं, और ये हमारी क्या होती है अभी? नेशनल इनकम। और इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालने की प्रोसेस जो है वो ये गिवन है भाई। देखो ये सारी प्रोसेस जो है ये गिवन है आपको, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ सकते हो भाई, 12th क्लास की बुक को। तो ये उसमें सारा डिटेल में गिवन है भाई कि कैसे हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं कैसे। क्लियर है भाई? आज हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक बार जनरली देखो भी आप। क्लियर है? उसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, देखो ये देखो आप, एक मिनट में देखो। इन सिंपल वर्ड्स, ex ante deficit what has been planned and ex post deficits what has actually happened। देखो भाई दो फंक्शन होते हैं भाई मैक्रो कहते हैं, एक्स पोस्ट फंक्शन, एक्स पोस्ट, और एक्स आंट फंक्शन, एक्स आंट फंक्शन, एक्स पोस्ट और एक्स आंट फंक्शन। तो एक्स पोस्ट फंक्शन क्या होता है भाई? एक्स पोस्ट फंक्शन अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो भाई आप ये एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो, वहाँ से इसमें डिटेल में गिवन है इसके बारे में, एक्सपोस्ट फंक्शन और एक्सांट फंक्शन के बारे में। जनरली आप यहाँ पे देखो भी डेफिनेशन टाइप में, एक्सपोस्ट फंक्शन क्या होता है भाई? जो इकोनॉमी के अंदर हैपेंड हो चुका हो, जो इकोनॉमी के अंदर हैपेंड हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडियन इकोनॉमी है करंट टाइम में $2.91 ट्रिलियन की है, मान लो। क्लियर है? इंडियन इकोनॉमी करंट टाइम में $2.91 ट्रिलियन, तो ये इकोनॉमी के अंदर हैपेंड हो चुका है ना, समझ रहे हो? या मान लो गवर्नमेंट ने 100 रुपये का इन्वेस्ट किया, उससे 100 रुपये का एक्सपेंडिचर किया, उससे 500 रुपये की इनकम जनरेट हो गई, तो वो हो चुका, तो उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फंक्शन। यानी कि एक्स पोस्ट फंक्शन कौन सा होगा? जो हैपेंड हो चुका होगा। और एक्स आंट फंक्शन कौन सा होगा? जो गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है। मान लो 2021 में इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 2022 के अंदर अगर हम 100 रुपये या मान लो 100 करोड़ रुपये अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दे तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? या गवर्नमेंट 100 करोड़ का टैक्स कम कर दे या 100 करोड़ का टैक्स इंक्रीज कर दे तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? उसको बोलते हैं एक्स आंट फंक्शन। यानी कि जब गवर्नमेंट प्लान करके चलती है कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा करूं तो ऐसा होगा। क्लियर है जी? और ये कहां से कैसे करेंगे हम? केनियन क्रॉस मॉडल की सहायता से भी। देखो क्लियर है जितना तो समझ गए भाई एक्स आंट फंक्शन क्या है और एक्स पोस्ट फंक्शन क्या है। सॉरी भाई। तो एक्स पोस्ट फंक्शन क्या है भाई? जो इकोनॉमी के अंदर हैपेंड हो चुका है। और एक्स आंट फंक्शन क्या है? जो गवर्नमेंट प्लान, या बोल सकते हैं प्लान फंक्शन। ठीक है जी, आगे चलो। तो उसके बाद देखो ये गिवन है भाई y इक्वल टू, एक मिनट भाई हाईलाइटेड देखो, y इक्वल टू ए प्लस, जूम करते हैं इसको, देखो भाई ये क्या गिवन है भाई? ये गिवन है केंजियन कंजप्शन फंक्शन। केंजियन कंजप्शन फंक्शन हम पीछे पढ़ के आ चुके भाई, c इक्वल टू सी बार प्लस सी नोट वाई। इसने किससे डिनोट किया हुआ? y इक्वल टू ए प्लस, ये इसने सिंपल फंक्शन दे रखा है अभी, कंजप्शन फंक्शन नहीं है, सॉरी एक मिनट रुको। वेयर सी इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर एंड सी इज मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंज्यूम, हाउ कैन दिस रिलेशन बी शो इन ग्राफ। हाँ बिल्कुल भाई, केंजियन कंजप्शन फंक्शन है भाई। इसने किससे दिखा दिया भाई? इसी ने दिखा रखा है। अगर इस तरीके का कोई फंक्शन गिवन है तो उसको हम डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं? तो देखो हमने कंजप्शन फंक्शन को कैसे दिखाया था अभी डायग्राम से। ये तो मान लो कोई 45 से, इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ पे जितना इनकम सारी की सारी कंज्यूम कर रहा है भाई,
और केंजन कंजम्पशन फंक्शन को हमने कैसे दिखाया था, लाइक दिस। ये केंजन कंजम्पशन फंक्शन था भाई। और ये देखो, ये यहाँ से शुरू क्यों हुआ भाई, क्यों, क्योंकि जब अगर y 0 है तो भी c की वैल्यू c बार है भाई। तो यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू उसका क्या है भाई, c बार। क्लियर है। और इसका स्लोप को कौन डिसाइड करेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई कि हम लेफ्ट हैंड साइड कौन सा वेरिएबल लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट हैंड साइड कौन सा वेरिएबल लेके चलते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ओरिजेंटल एक्सिस पर लेकर चलते हैं भाई। अब देखो, तो अगर y 0 है तो भी c कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए c कंजप्शन फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई। और ये सी नोट क्या बताता है भाई, इसका स्लोप। सी नोट क्या बताता है भाई, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है वो क्या बताता है हमें, स्लोप। तो सी नोट देखो, अगर मैं इंक्रीज कर दूं वो इसके अंदर गिवन मिलेगा भाई, आप आगे देखना इसके अंदर डायग्राम गिवन मिलेगा। एक मिनट में नेक्स्ट डायग्राम दिखाता हूँ भाई। देखो भाई नेक्स्ट ये गिवन है भाई, इसमें इफेक्ट ऑफ एन ऑटोनोमस चेंज इन एग्रीगेट डिमांड ये दिखा रखा है भाई। ये सारी मल्टीप्लायर की प्रोसेस है भाई इस बुक्स के अंदर। तो कि कैसे हम मल्टीप्लायर को फाइंड कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स में। तो ये क्या करता है भाई, अब इसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके देखते हैं भाई, उससे इफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई ये है भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का डायग्राम भाई, इसी तरीके से हम करेंगे भाई। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये देखो भाई, ये वही है भाई जो मैं अभी पीछे बता रहा था कि अगर सी नोट कम या ज्यादा हो तो डायग्राम के अंदर क्या इफेक्ट होगा। देखो ये तो 45 वाला हो गया भाई जो इसने दिखा रखा है भाई, इस डायग्राम के अंदर भी देखो। क्लियर है। अगर सी नोट है मान लो 0.50, तो मान लो कंजप्शन फंक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, एक मिनट भाई मैं देखो कंजप्शन फंक्शन लिख रहा हूँ, सी इक्वल टू सी बार प्लस सी नोट वाई। अगर सी नोट जो है 0.50 है तो मान लो कंजप्शन फंक्शन है रेड वाला। अगर इस कंजप्शन फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सी नोट की वैल्यू चेंज हो, यानी कि सी नोट की वैल्यू हो जाए भाई 0.70, तो क्या होगा, तो इस डायग्राम में क्या चेंज आएगा, इस तरीके से होगा भाई। समझ रहे हो ना। और अगर सी नोट 1 हो जाए तो ये 45 से जाएगा। समझ रहे हो। और हम क्या पढ़ते हैं अभी पीछे से कि सी नोट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होता है ऑलवेज। क्लियर है जी। तो समझ गए भाई, अगर मैं सी नोट में चेंज करूंगा तो स्लोप चेंज होगा। और अगर मैं सी बार में चेंज करूं, देखो अब अगर मैं सी बार में चेंज करूं तो क्या होगा भाई, ये कंजप्शन फंक्शन शिफ्ट करेगा ना। देखो कैसे, मान लो यहाँ पे सी बार था, कोई सी बार की वैल्यू थी कुछ ए। अगर मैं सी बार की वैल्यू a+1 कर दूं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया भाई। तो ये जो कंजप्शन फंक्शन है रेड वाला, ये ऊपर शिफ्ट होगा या नहीं होगा, यानी कि इससे तो कुछ ना कुछ ज्यादा, तो कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर जाएगा। और पैरेलल शिफ्ट होगा। पैरेलल शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि सी नोट तो सेम है हमारा। देखो एक मैं अलग डायग्राम दिखाता हूँ दोबारा मत देखो भाई, सॉरी। देखो देखो, मान लो मैं सिंपल डायग्राम लेके चलता हूँ भाई। देखो मान लो ये कंजप्शन फंक्शन हमारा सी इक्वल टू सी बार प्लस सी नोट, यहाँ पे वाई है भाई, यहाँ पे कंजप्शन है भाई। ठीक है, मान लो ये कोई केंजन कंजप्शन फंक्शन है। कब, जब सी की वैल्यू तो है 2 और सी नोट है 0.50। क्लियर है जी। तो ये है, तो ये कब किसकी सिचुएशन है, जब फंक्शन क्या है भाई, सी इक्वल टू 2 प्लस 0.50 वाई। क्लियर है जी सभी को। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, इस पॉइंट की वैल्यू 2 भाई। ये कैसे आया, अगर y 0, देखो इस पॉइंट के ऊपर y क्या है, पूरी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर y क्या है, 0। तो यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, y 0, यानी कि यहाँ पे तो y 0 तो c की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2। क्लियर है। अगर मैं c की वैल्यू, सॉरी c बार की वैल्यू भाई, अगर मैं c बार की वैल्यू 4 कर दूं तो कॉमन सेंस की बात है ये और ऊपर जाएगा भाई, ऊपर जाएगा। और मैं सी नोट को 0.50 ही रहने दूं तो ये फंक्शन कैसा होगा भाई, लाइक दिस। समझ रहे हो। तो यहाँ पे सी बार की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है जी। और अगर मैं इसी तरीके से सी बार को कांस्टेंट रखूं और सिर्फ सी नोट में चेंज करूं 0.50 से, मैं फर्स्ट फंक्शन को कर रहा हूं भी चेंज, जब सी 2 है तो इसको 0.50 से अगर मैं 0.80 करूं तो क्या होगा, स्लोप में चेंज होगा। तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा। समझ रहे हो। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है उसमें जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, स्लोप चेंज होता है। और जब कांस्टेंट वेरिएबल में हम चेंज करते हैं या इंटरसेप्ट में जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है भाई, शिफ्टिंग होती है। ठीक है, अब आगे चलो भाई। तो ये डायग्राम समझ में आ गया भाई, जो यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये देखो भाई, ये मैथमेटिकली कंक्लूजन है भाई, जो हम करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा अभी सारा कि कैसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, वो है भाई डिटेल्स में। अब आगे देखो भाई, अब हम शुरू करते हैं। देखो शुरू करने से पहले देखो भाई, टैक्स जो होता है ना,
वो जनरली 7 टाइप्स के होते हैं भाई। देखो किस किस टाइप के। फर्स्ट होता है भाई एक लमसम टैक्स। लमसम टैक्स कौन सा होता है भाई? जो टैक्स क्वांटिटी में फिक्स हो। किस में फिक्स हो भाई? क्वांटिटी में। समझ रहे हो ना? क्वांटिटी में फिक्स का मतलब है कि 100 रुपये टैक्स इम्पोज कर दे गवर्नमेंट, तो सभी पर्सनों के ऊपर, चाहे किसी की इनकम कम हो ज़्यादा हो, सभी के ऊपर 100 रुपये, यानी कि क्वांटिटी फिक्स कर दे, तो उसको बोलते हैं लमसम टैक्स। समझो भाई। प्रोपोर्शनल टैक्स देखो क्या होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स होता है जब गवर्नमेंट एक टैक्स की परसेंटेज फिक्स कर दे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट फिक्स कर दे 10% टैक्स, तो जिसकी इनकम 1 लाख है वो भी 10% देगा, जिसकी 2 लाख है वो भी, जिसकी 2 करोड़ है वो भी 10%। तो लमसम टैक्स क्या होता है? जो क्वांटिटी में फिक्स हो। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? जो परसेंटेज में फिक्स हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स। नेक्स्ट देखो भाई प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है भाई? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे टैक्स की रेट भी इंक्रीज होती जाएगी। मान लो जैसे 5 लाख इनकम है तो टैक्स की रेट है मान लो 5%। 10 लाख इनकम हुई तो टैक्स की रेट होगी 8%। 20 लाख इनकम हुई तो मान लो हो गई 15%। क्लियर है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो टैक्स की रेट भी इंक्रीज हो, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और डी रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है भाई? सॉरी, रिग्रेसिव टैक्स क्या होगा भाई? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी टैक्स की रेट डिक्रीज होती जाए। जैसे पहले इनकम थी 5%, सॉरी, जैसे पहले इनकम थी भाई 5 लाख, तो टैक्स की रेट थी 4%। जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई 10 लाख, टैक्स की रेट क्या हो गई भाई? मान लो 3%। समझ लो? जैसे और इनकम हुई 15 लाख तो टैक्स की रेट होगी 2%। यानी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो टैक्स की रेट का डिक्रीज होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? रिग्रेसिव टैक्स। समझो भाई? रिग्रेसिव टैक्स। अब देखो भाई, अब देखो डी रिग्रेसिव टैक्स। डी रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? डी रिग्रेसिव टैक्स होता है भाई जिसमें स्टार्टिंग में तो इनकम इंक्रीज होने से टैक्स की रेट इंक्रीज हो, लेकिन एक टाइम के बाद इनकम इंक्रीज होने से टैक्स की रेट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। या आप बोल सकते हो डी रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल। डी रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है भाई? प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टैक्स। देखो भी कैसे एग्जांपल लेता हूँ। मान लो भाई 5 लाख इनकम थी, 5 लाख इनकम थी तो था टैक्स 4%। 10 लाख इनकम हुई टैक्स हो गया 10%। 20 लाख इनकम हुई टैक्स हो गया 15%। 30 लाख इनकम हुई और इसके बाद एक लिमिट पुट कर दी भाई कि इस लिमिट तक तो टैक्स इंक्रीज करता जाएगा, और इसके बाद अगर इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स की रेट क्या रहेगी? सेम। अब चाहे 40 लाख हो जाए तो भी टैक्स रेट क्या रहेगा? सेम। तो उसको बोलते हैं डी रिग्रेसिव टैक्स। यानी कि एक टाइम तक तो इंक्रीज करे इनकम इंक्रीज करने से, और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाए, तो क्या बोलते हैं इसको? डी रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल का मिक्सचर। क्लियर है जी? अब आगे चलो सिंगल टैक्स। अब देखो भाई सिंगल टैक्स क्या होता है? सिंगल टैक्स क्या होता है भाई? जब टैक्स या तो हमारी इनकम के ऊपर लगे या एक्सपेंडिचर, दोनों में से एक के ऊपर टैक्स लगे, तो उसको बोलते हैं सिंगल टैक्स। समझो भाई? सिंगल टैक्स क्या होता है? या तो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स ले ले स्टार्टिंग में इनकम टैक्स, तो उसके बाद हम अगर हमारी इनकम को खर्च करेंगे किसी गुड्स के ऊपर तो हमें उस गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा, तो उसको बोलते हैं सिंगल टैक्स। मल्टीपल टैक्स क्या होता है भाई? जब हम इनकम के ऊपर भी टैक्स दें और एक्सपेंडिचर के ऊपर भी टैक्स दें, तो उसको बोलते हैं भाई मल्टीपल टैक्स। ठीक है जी? तो आइए अब शुरू करते हैं भाई हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करेंगे भाई। देखो भाई, तो सबसे एक मिनट भाई, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ भाई। एक मिनट, उससे पहले ये देखो भाई, अगर मान लो, देखो सी इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट भाई, देखो भाई, देखो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू गिवन अभी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है भाई हमारी? ये हमारी भाई नेशनल इनकम। सॉरी, वाई इक्वल टू लिखा भाई इसको, वाई इक्वल टू, एक मिनट भाई, ये हमारी क्या भाई? मान लो नेशनल इनकम भाई। ये हम फाइंड करते हैं भाई, जो मैं पीछे आपको दिखा चुका ना। देखो एक मिनट, देखो यहाँ से, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा भाई? नेशनल इनकम। तो वो हमारी क्या निकल के आएगी भाई? नेशनल इनकम। अब देखो भाई, एक मिनट, नेट नेशनल इनकम, तो नेट नेशनल इनकम क्या हो गई भाई हमारी? वाई इक्वल टू
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है जी, तो ये हमने फाइंड कर ली भाई। क्लियर है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अभी कैसे फाइंड करते हैं हम इसको, पहले हम जीडीपी काउंट करते हैं, उसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। क्लियर है जी। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर की इनकम भाई, समझ रहे हो ना, तो वही उसकी इनकम है भाई। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर से एक्स माइनस एम को डिलीट कर दूं तो इकोनॉमी मेरी क्या हो जाएगी, क्लोज। तो क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी भाई। और अगर मैं इसके अंदर से जी को भी हटा दूं तो नो गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना, अगर मैं जी का रोल भी हटा दूं और एक्स माइनस एम का भी हटा दूं तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी और नो गवर्नमेंट का रोल। ठीक है। तो अब देखो, मैं इकोनॉमी को क्लोज करके चलता हूँ भाई, तो ये क्लोज इकोनॉमी के मल्टीप्लायर है भाई। बाद में हम डिस्कस करेंगे ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया भाई हमारा, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है जी, सी प्लस आई प्लस जी आ गया भाई हमारा। क्लियर है। तो ये हमारी इनकम आ गई सी प्लस आई प्लस जी। अब देखो, एक होता है भाई केंजियन कंजम्पशन फंक्शन, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है केंजियन कंजम्पशन फंक्शन, दिस भाई, ये हमारा क्या होता है, केंजियन कंजम्पशन फंक्शन। अब केंजियन कंजम्पशन फंक्शन के अंदर, कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड था, एब्सोल्यूट इनकम के अंदर। एब्सोल्यूट इनकम के अंदर भाई। क्लियर है। तो अब एब्सोल्यूट इनकम से हम निकालते हैं भाई डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है भाई, खर्च करने योग्य आय। वो कैसे निकालेंगे भाई हम, इनकम के अंदर से टैक्स माइनस कर दे और ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर दे। यानी कि टैक्स के, जैसे हमारी इनकम है मान लो 10,000 रुपये, तो उसके ऊपर जितना टैक्स लगा हुआ तो माइनस कर दे, प्लस ट्रांसफर जो हमें बोनस वगैरह मिला है, या रिलेटिव से मिला हो, या गवर्नमेंट से मिला हो, या हमारी कंपनी से मिला हो, उसको हम ऐड कर ले हमारी इनकम के अंदर। तो वो क्या हो जाएगी, मेरी डिस्पोजेबल इनकम। अब उस इनकम से मैं कंज्यूम या इन्वेस्ट या कंज्यूम या सेव कर सकता हूँ। तो वो क्या होती है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है। तो यहाँ से मैं डिस्पोजेबल इनकम क्या आएगी मेरी, वाई माइनस टी प्लस टी वार, सॉरी टी आर भाई। क्लियर। ये मेरी क्या हो जाएगी भाई, डिस्पोजेबल इनकम। अब आगे देखो, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जीडीपी एट, यहाँ पे हम लिखते हैं भाई जीडीपी एट प्रोडक्शन मेथड, जीडीपी एट एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं तो उसका एग्रीगेट डिमांड से शो किया, और जीडीपी एट प्रोडक्शन मेथड से निकाला उसका एग्रीगेट सप्लाई से शो किया। और ये हमारी है भाई 45 से लाइन भाई। इस लाइन के ऊपर क्या हो गया भाई, एग्रीगेट डिमांड आइडेंटिकल इक्वल हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी निकालते हैं ना, हम काउंट करते हैं जीडीपी को, तीन मेथड थे भाई पीछे बता चुका हूँ जीडीपी को काउंट करने के। फर्स्ट कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। सेकंड कौन सा, इनकम मेथड। और थर्ड कौन सा भाई, एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड से जब हम जीडीपी काउंट करेंगे तो तीनों मेथड से क्या आएगी जीडीपी हमारी, सेम। मान लो इससे भी 300 आई है तो इससे भी 300, इससे भी 300। समझ रहे हो। तो जीडीपी तीनों मेथड से मेरी क्या आएगी भाई, सेम। तो एग्रीगेट डिमांड, डिमांड किसको शो करता है भाई, एक्सपेंडिचर को, और सप्लाई किसको शो करती है, प्रोडक्शन को। तो जीडीपी प्रोडक्शन मेथड से और जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड से बोथ क्या होंगी भाई, सेम। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड आइडेंटिकली इक्वल किसकी होती है, एग्रीगेट सप्लाई के। क्लियर है जी। आइडेंटिकल का मतलब क्या भाई, डिट्टो सेम। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिकली इक्वल वाला। अब देखो, देखो भाई, तो हमने एग्रीगेट डिमांड क्या निकाली थी भाई, या नेशनल इनकम हमारी क्या आई थी, एग्रीगेट डिमांड या नेशनल इनकम हमारी क्या होती है भाई, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हम निकालते हैं भाई, और इसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है। वो हम कैसे निकालते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाने की एक प्रोसेस है भाई। वो आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको डिटेल में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। ठीक है। अब देखो भाई, तो एग्रीगेट डिमांड ये है भाई, अगर इकोनॉमी क्लोज हो जाए, इकोनॉमी क्लोज हो जाए तो क्या होगा भाई, सी प्लस आई प्लस जी, ये बचेगा भाई। और गवर्नमेंट का रोल हटा दूँ तो जी भी कैंसिल भाई। तो अगर मैं इकोनॉमी क्लोज कर दूँ तो एग्रीगेट डिमांड मेरी क्या बचेगी, सी प्लस आई प्लस जी। क्लियर है। और केंजियन कंजम्पशन फंक्शन क्या पढ़ा है भाई हमने, सी बार प्लस सी नॉट वाई। क्लियर है। सी नॉट प्लस वाई। तो अब देखो, ये वाई कौन सी इनकम थी, एब्सोल्यूट इनकम। एब्सोल्यूट इनकम से जब हम डिस्पोजेबल इनकम पे जाएंगे तो क्या करूंगा, मैं इसके अंदर से टैक्स माइनस कर दूंगा और ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर दूंगा भाई। ठीक है। तो अब इसको पुट कर दो भाई इसके अंदर वैल्यू को, सी बार प्लस सी नोट इंटू वाई की जगह पे अब क्या जाएगी भाई, डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, ठीक है जी। तो अब सी को सोल्व करो भाई, सी बार प्लस सी नोट वाई, सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर। ठीक है जी।
तो ये आ गया भाई सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी नॉट वाई माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर। ठीक है, अब सी की वैल्यू को क्या करूँ भाई, मैं सी की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ भाई एग्रीगेट डिमांड में। कौन सी एग्रीगेट डिमांड में, क्लोज इकोनॉमी वाली में। क्लियर, इसके अंदर भाई, तो इसके अंदर जब मैं पुट करूंगा सी की वैल्यू को, तो देखो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस, सॉरी सी की वैल्यू पुट करनी है भाई, तो देखो देखो सी की वैल्यू क्या आई है भाई, सी बार प्लस सी नोट वाई माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर, और क्या है भाई इसके साथ प्लस आई प्लस जी, ये वाले भाई। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड अब मेरी क्या आ गई भाई, सी की वैल्यू पुट करने के बाद, एग्रीगेट डिमांड क्या आ गई भाई, सी की वैल्यू पुट करने के बाद सी प्लस सी बार प्लस सी नोट वाई माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी। अब देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन को डायग्रामेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है भाई, लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट वेरिएबल और राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एग्रीगेट डिमांड है भाई हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर भी डिमांड, तो सी बार माइनस सी नोट टी, तो ये मैं फंक्शन बना देता हूँ भाई कैसा, देखो आई प्लस जी और प्लस सी नोट वाई। अभी पीछे डायग्राम किया था ना, ये देखो ये वाला, तो इसमें एग्रीगेट डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एग्रीगेट सप्लाई या इनकम ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि ओरिजेंटल एक्सिस पर है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एग्रीगेट डिमांड, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सप्लाई या इनकम, नेशनल इनकम भाई। क्लियर है भाई, तो इस इनकम को तो क्या लिया ओरिजेंटल एक्सिस पर, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेके चला हूँ भाई मैं, एग्रीगेट डिमांड। अब आगे देखो, तो ये मेरी एग्रीगेट डिमांड आ गई भाई, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया भाई। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है जी, और ये मेरा क्या बच गया भाई, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ना जैसे देखो ये फंक्शन क्या था ना, सी बार प्लस सी नोट वाई। अभी पीछे डिटेल में बता के आया हूँ भाई कि अगर मैं सी नोट में चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा, स्लोप में चेंज होगा, और सी बार में चेंज करूंगा तो शिफ्ट होगा। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड में सी नोट में जब मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा, स्लोप में चेंज होगा, और जब इस इंटरसेप्ट में मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। ठीक है भाई, तो अब देखो इसको मैं डायग्राम में शो करता हूँ भाई, इसको मैं डायग्राम में शो करता हूँ। तो देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, नया डायग्राम लेते हैं, देखो भी, सॉरी एक मिनट भाई, देखो भाई यहाँ पे क्या भाई, एग्रीगेट सप्लाई इनकम एग्रीगेट डिमांड, ये 45 से कोई लाइन है भाई, 45 से, और इस लाइन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, एग्रीगेट डिमांड आइडेंटिकल इक्वल है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के भाई। और ये कौन सी है भाई, एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट क्यों है भाई, क्योंकि ये इकोनॉमी के अंदर हैपेंड हो चुके, भी पीछे बताया था एक्सपोस्ट क्या होता है, एक्संट क्या होता है। क्लियर है, और अभी हमने क्या निकाला है भाई, ये कौन सा निकल के आया अभी हमारा, ये हमारा निकल के आया एक्संट फंक्शन। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि मैं अगर 100 रुपये एक्सपेंड करूँ या 100 रुपये टैक्स लगा दूँ या 100 रुपये टैक्स कम कर दूँ तो इकोनॉमी के अंदर क्या इफेक्ट होगा, तो ये क्या होगा भाई, एक्संट फंक्शन। एक्संट फंक्शन यानी कि प्लानड फंक्शन। क्लियर है, तो अब इस एग्रीगेट डिमांड को मैं उसी डायग्राम में शो करता हूँ भाई। देखो इस डायग्राम के अंदर अगर मैं इस एग्रीगेट डिमांड को पुट करूंगा तो क्या हुआ, देखो देखो भाई ये क्या इंटरसेप्ट, अगर y जीरो हो जाए, y जीरो हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू क्या बचेगी भाई, तो ये वैल्यू तो बचेगी एग्रीगेट डिमांड की, ये वाली सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी भाई। ठीक है ना, तो अब देखो, तो इसका मतलब अगर इनकम जीरो, अगर इनकम जीरो, इनकम जीरो कहाँ पर होगी, पूरी वर्टिकल एक्सिस पर क्या है भाई, इनकम जीरो। तो अगर इनकम जीरो है तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू है भाई एग्रीगेट डिमांड की, कितनी वैल्यू है, और इतनी। क्लियर है, तो एग्रीगेट डिमांड को जब मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तो ये जीरो से तो स्टार्ट होगा नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दिया अभी मैंने। ठीक है, और हमने पढ़ा है भाई जनरली कि सी नोट जो होता है वो क्या होता है मेरा, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन। तो वन से छोटा इसलिए 45 डिग्री के स्लोप से तो मैच करेगा नहीं, इससे कम होगा भाई कुछ ना कुछ। तो एग्रीगेट डिमांड मेरी क्या होगी भाई, लाइक दिस, ये है मेरी एग्रीगेट डिमांड भाई। और इसकी वैल्यू क्या है भाई, हमने पीछे अभी फाइंड की थी भाई, क्या वैल्यू निकल के आई है, सी बार, देखो भाई दिस, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी, क्या है भाई, सी नोट बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी, ब्रैकेट में सी नोट वाई भाई। क्लियर है, इसको ब्रैकेट में रख लो भाई। तो ये किसकी वैल्यू है भाई, ये किसकी वैल्यू है भाई, एग्रीगेट डिमांड की।
तो एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, तो और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है भाई, इस पॉइंट की वैल्यू देखो, अगर y0 तो ये सारा तो जीरो, तो इस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड फिर भी कुछ ना कुछ है, तो क्या वैल्यू है इस पॉइंट की, दिस लिख रहा हूं भाई, देखो सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर प्लस आई प्लस जी, तो ये इस पॉइंट की वैल्यू है भाई। ठीक है, और ये एग्रीगेट डिमांड है भाई मेरी, क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या है भाई, इस ब्लैक लाइन की, जो ब्लैक लाइन की वैल्यू क्या है भाई, हमारी जीडीपी भाई। और हमारी जीडीपी क्या है भाई, सी प्लस आई प्लस जी, या हमारी नेशनल इनकम भाई प्लस एक्स माइनस एम, क्लियर है। ये है भाई हमारी जीडीपी एक्सपोस्ट फंक्शन जो अपेंड हो चुका है इकोनॉमी के अंदर भाई। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं अगर और इस पॉइंट पे देखो भाई, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया भाई, ये एग्रीगेट डिमांड जो रेड एग्रीगेट डिमांड है वो किसके इक्वल हो गई, ब्लैक वाली के भाई, ब्लैक वाली एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो गई भाई। तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो गई, एग्रीगेट सप्लाई के, क्लियर। तो इस पॉइंट की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एग्रीगेट डिमांड यानी कि दिस एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो गई, एग्रीगेट सप्लाई के। तो y इक्वल टू भी लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, तो y इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा भाई, सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर प्लस आई प्लस जी। ठीक है जी, इंटरसेप्ट प्लस सी नॉट वाई। और एक और बात भाई, आज हम कर रहे हैं भाई डिस्कस लमसम टैक्स को, क्या किसको डिस्कस कर रहे हैं भाई हम, लमसम टैक्स। ठीक है ना, आज हम डिस्कस कर रहे हैं भाई लमसम टैक्स को। लमसम टैक्स क्या होता है अभी मैं पीछे बता चुका भाई, लमसम टैक्स वो होता है भाई जिसके अंदर टैक्स क्वांटिटी में फिक्स हो, समझ रहे हो ना, जिसमें टैक्स क्या हो भाई क्वांटिटी में फिक्स हो, उसको बोलते हैं लमसम टैक्स। क्या बोलते हैं अभी, लमसम टैक्स। तो जब लमसम टैक्स हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, जब लमसम टैक्स हो तो गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा, ट्रांसफर मल्टीप्लायर क्या होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे भी आगे, जब टैक्स प्रोपोर्शनल हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, वो हम बाद में करेंगे भाई, क्लियर। एक बार इतना देखो भाई आप, क्लियर अभी इतना डायग्राम आप सभी को। तो उसके बाद देखो इक्वेशन कहाँ पे थी हमारी, ये इक्वेशन थी भाई। ठीक है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आई है भाई, इस पॉइंट की वैल्यू ये दिस, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया भाई, एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसके इक्वल हो गया, एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअल वाली के। अरे ये क्या है भाई, रेड वाला तो प्लान्ड है भाई मेरा, एक्सांट फंक्शन अभी मैं पहले ही बता चुका, और ब्लैक वाला क्या अभी एक्सपोस्ट जो अपेंड हो चुका है। तो इसके ऊपर क्या हो गया भाई, एक्सांट इक्वल एक्सपोस्ट हो गया भाई। तो यानी कि ये क्या हो गया भाई, रियल इनकम हो गई भाई ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ भाई, एग्रीगेट डिमांड के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ भाई, वाई। तो वाई इक्वल टू सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर प्लस आई प्लस जी, इंटरसेप्ट भाई मेरा प्लस सी नॉट वाई। ठीक है, अब वाई वाले को एक साइड लिया हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर प्लस आई प्लस जी। वाई कॉमन अगर मैं लूँ तो क्या बचेगा भाई अंदर, वन माइनस सी नॉट, वही एज इट इज भाई, सी बार माइनस सी नॉट टी प्लस सी नॉट टी आर प्लस आई प्लस जी, क्लियर है। अब उसके बाद देखो y, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे y रखूँ तो ये वन माइनस सी नोट यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा भाई, सी बार डिवाइड बाई वन माइनस सी नोट टी डिवाइड बाई वन माइनस सी नोट प्लस सी नोट टी आर डिवाइड बाई वन माइनस सी नोट प्लस आई डिवाइड बाई वन माइनस सी नोट प्लस जी डिवाइड बाई वन माइनस सी नोट, क्लियर है। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है भाई कि आज हम निकालेंगे भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अब मान लो गवर्नमेंट जो है 100 रुपये, गवर्नमेंट जो है 100 रुपये का एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर कर दे, तो कोई क्या हो गया भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, यानी कि जी क्या हो गया भाई, इंक्रीज। अगर गवर्नमेंट जी इंक्रीज कर दे, अगर गवर्नमेंट क्या कर दे भाई, गवर्नमेंट कर दे भाई जी को इंक्रीज, अगर गवर्नमेंट जी इंक्रीज कर दे तो डायग्राम के अंदर क्या इफेक्ट होगा, देखो भाई अगर गवर्नमेंट जी को इंक्रीज कर दे तो इक्वेशन क्या थी मेरी, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी। तो जी इंक्रीज, तो ये जी किसके अंदर है, इंटरसेप्ट के अंदर। तो जी अगर बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगी ना। अरे देखो अब तो इसकी वैल्यू कितनी है टोटल, वाई जीरो होने पर एग्रीगेट डिमांड कितनी, और अगर जी को मैं इंक्रीज कर दूं तो इससे कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना। और कितनी ज्यादा होगी, जितना मेरा जी ज्यादा होगा, जितना मैं जी को इंक्रीज करूंगा उतनी ही एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट होगी भाई।
क्लियर है। तो मान लो मैं जी को इंक्रीज कर देता हूँ भाई, तो जी को इंक्रीज करूंगा तो मेरी नई इक्वेशन आएगी भाई। तो मैं जी को इंक्रीज जब करूंगा तो नई इक्वेशन मेरी क्या आएगी भाई, देखो मैं जी को इंक्रीज किया तो नई इक्वेशन आएगी भाई मेरी एग्रीगेट डिमांड। अब मेरी नई इक्वेशन क्या आएगी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू, अरे देखो ये ऊपर जो थी वही सेम, ये है ना जो ब्लैक से दिखाया वो ऊपर देखो एग्रीगेट डिमांड दिस। अब मैं जी को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं नई इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई जी को इंक्रीज करने पर। तो ये सारा क्या है भाई, प्लान्ड, ये सब क्या चल रहा है भाई, प्लान चल रहा है। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी इंटू प्लस सी नोट वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी को इंक्रीज, तो जी को इंक्रीज को मैं दिखा रहा हूँ भाई 1 से जी1 या जी बार। क्लियर है भाई, जी1 से दिखा दिया अभी इसको, तो जी1 से जी इंक्रीज कर दिया। तो अब डायग्राम के अंदर देखो क्या चेंज आएगा दिस भाई। तो जैसे ही जी इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगी भाई, और कहाँ पे शिफ्ट करेगी, ऊपर या नीचे, ऊपर भाई। क्यों, क्योंकि जी क्या रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। देखो ऐसे ही अगर मैं टी को इंक्रीज करूंगा ना तो एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, नीचे शिफ्ट करेगी। क्यों, क्योंकि देखो इंटरसेप्ट के अंदर टी जो है ना उसका कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन भाई, नेगेटिव साइन से शो है। तो टी इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी के अंदर कम होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट होगी। और अगर टी डिक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर इंक्रीज होगी। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि टैक्स का नेगेटिव रिलेशन होता है भाई। ठीक है, और वो डायग्राम इससे इक्वेशन से भी शो हो रहा है भाई। ऐसे ही टी आर, अगर टी आर ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट। तो अब हम जी को इंक्रीज करेंगे, जी को इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट करेगी भाई। तो कर दो भाई शिफ्टिंग, मान लो भाई इतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, दिस टू दिस, इतना भाई। तो नई एग्रीगेट डिमांड क्या आएगी, और बिल्कुल पैरेलल जाएगी भाई। अरे इसके पैरेलल होगी, पैरेलल क्यों होगी, क्यों, क्योंकि सी नोट तो सेम रखा है ना हमने। देखो ये स्लोप तो क्या बताएगा, सी नोट, तो सी नोट तो हमने सेम रखा है। तो इस ये क्या रहेगा हमारा, पैरेलल शिफ्ट करेगी भी एग्रीगेट डिमांड। तो इस नई एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी1। क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, सिर्फ जी1 हो गया अभी, प्लस सी नोट वाई। ठीक है जी, समझो ना। अब देखो भाई वही सेम प्रोसेस भाई, इस पॉइंट, ये मान लो ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के ऊपर अब क्या हो गया भाई, रेड एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी, ब्लैक एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की। समझ रहे हो ना। तो यानी कि ये क्या हो गया इनकम दिस, ये वाई था, ये y1 हो गया मान लो। क्लियर है। तो इसकी इक्वल होगी, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू, इस पॉइंट की वैल्यू y इक्वल टू, यानी कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो गई, एग्रीगेट सप्लाई की, यानी कि y की इक्वल हो गई भाई। तो इस पॉइंट को एग्रीगेट डिमांड की जगह पे मैंने क्या लिख दिया y, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी भाई, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी1 और प्लस सी नोट वाई है भाई, प्लस सी नोट वाई। क्लियर है जी। और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा भाई, ये सारा सेम लिख रहा हूं भाई, देखो एक बार, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी1। क्लियर है जी, जी1 भाई। इसमें इस पॉइंट मान लो ये कोई पॉइंट है डी, ये कोई पॉइंट है ई, डी और ई पॉइंट में सिर्फ किसका डिफरेंस है, जी और जी1 का। जी1 ज्यादा है जी से, इसलिए ई जो पार्ट है वो, ई पॉइंट जो है वो ऊपर है एज कंपैरिजन टू डी पॉइंट। ठीक है भाई। तो डायग्राम समझो भाई आप। क्लियर है। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने 100 रुपए इंक्रीज किए तो इकोनॉमी के अंदर इनकम क्या हो गई, वाई से बढ़कर कितनी हो गई, y1, वाई से बढ़कर इनकम कितनी हो गई भाई, y1। क्लियर है ना। तो अब देखो भाई हमारी इक्वेशन के अंदर, तो नई एग्रीगेट डिमांड ये है भाई मेरी, ये भी नई एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पे भी क्या हो गया था, एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो गया था, रियल इनकम के इक्वल भाई, रियल इनकम के इक्वल हो गया था भाई। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, वाई भाई, एग्रीगेट डिमांड की जगह पे वाई, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी प्लस सी नोट वाई हो जाएगा भाई। वाई वाले को एक साइड लेके आऊंगा, वाई माइनस सी नोट वाई इक्वल टू, और जी1 अभी सॉरी याद रखना है यहाँ पे, जी1 सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी भाई। ऐसे ही मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगा, वाई कॉमन लूंगा, वाई कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस सी नोट, 1 माइनस सी नोट भाई। और एच डी जी सेम भाई, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी। ठीक है, आगे देखो भाई। अब मैं क्या करूँ भाई, ये 1 माइनस सी नोट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में। अरे सिंपल है भाई बिल्कुल।
वन माइनस सी नोट माइनस सी नोट टी। आज वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी भाई, इसके बाद जितने भी हम निकालेंगे ना सारे इजी है भाई, बिल्कुल सेम प्रोसेस भाई। क्लियर। तो आज वाला लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा भाई, उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर होंगे भाई। कल हम करेंगे भाई ट्रांसफर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ट्रांसफर वाला, और गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर करेंगे भाई। गवर्नमेंट ट्रांसफर मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर कब? व्हेन टैक्स आर लमसम। क्लियर है। आज हम कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर व्हेन टैक्स आर लमसम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर व्हेन टैक्स आर प्रोपोर्शनल, ऐसे टैक्स का ट्रांसफर का निकालेंगे भाई, ठीक है। अब देखो भाई, तो इक्वेशन हो गई भी मान लो मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो रे कॉमन सेंस की बात, ये तो कब है इक्वेशन, ये इक्वेशन कब आई है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तब की इक्वेशन है भाई ये। और ये इक्वेशन कब की थी? फर्स्ट, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो इनकम कितनी है? तो क्या आई भाई इक्वेशन सेकंड। तो अब मुझे ये फाइंड करना है भाई कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम इंक्रीज हुई है। तो डायग्राम से तो पता लग रहा है भाई इतनी y2 y1 इंक्रीज हुई है। तो मैं इक्वेशन की फॉर्म में यानी कि मैथमेटिकली कैसे फाइंड कर सकता हूँ? y1 के अंदर से क्या माइनस कर दूं? y को। y1 के अंदर से क्या माइनस कर दूं? y को। तो बता देगा भाई इतनी इनकम इंक्रीज हुई है। तो क्या करूं भाई, मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दूं? माइनस। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ भाई y1। क्लियर है जी। इसको क्या नाम दे दिया भाई? y1। ये y1 कर देना भाई यहाँ पे, ठीक है, ताकि क्लियर हो सके। तो ये क्या है भाई मेरी y1 y1, ठीक है जी, y1। क्लियर। डायग्राम के अंदर भी चेंज कर दो भाई y। तो इस पोर्शन की वैल्यू क्या आ गई भाई? y1, ठीक है जी, ये y1 है। क्लियर। अब देखो भाई, अब देखो इक्वेशन को भाई, तो सेकंड के अंदर से फर्स्ट माइनस करें तो सेकंड इक्वेशन तो ये दे रखी है भाई। फर्स्ट इक्वेशन और लिखता हूँ भाई मैं इसके साथ में, y इक्वल टू सी बार। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में डिफरेंस किस चीज़ का है भाई? सिर्फ g का, और सब कुछ क्या है? सेम भाई। 1 माइनस सी नोट प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस, ये तो क्या है? g1 है भाई, और ये क्या है? सिर्फ g 1 माइनस सी नोट, ठीक है भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन है भाई मेरी, ये क्या है भाई मेरी? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ऊपर क्या दिखा रखी है? सेकंड इक्वेशन भाई। तो जब मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर से फर्स्ट माइनस करूंगा तो इस सारी के साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। मैं कलर अलग यूज कर रहा हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। तो अब देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आपस में कैंसिल। ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल। ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल। ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल। बचा क्या? सिर्फ जी बार। ये कैंसिल नहीं होंगे भाई, क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? g1, और ये क्या है? सिंपल जी। तो ये आपस में कैंसिल तो होंगे नहीं भाई। और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? y1 और y, और राइट हैंड साइड क्या बचा भाई? ये वाला पोर्शन और ये वाला। तो अब इसको सिंपली लिखता हूं भाई मैं इसी करके। देखो देखो भाई, तो इस लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा भाई? y माइनस y1, y1 माइनस y, ठीक है भाई। और राइट हैंड साइड क्या बचा भाई मेरा? g1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट माइनस g, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया था ना, तो -1 माइनस सी नोट, ये बचा भाई। और y1 माइनस y को मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे y1 माइनस y को क्या लिख सकता हूँ मैं? चेंज इन y। समझ रहे हो ना? अरे y1 में से y गया तो क्या होगा भाई? वो चेंज इन y, यानी कि y में कितना चेंज हुआ वो भाई चेंज को दिखाएगा। तो चेंज इन y से डिनोट कर दिया भाई इसको। और ऐसे ही इसके अंदर से मैं क्या करूँ भाई? 1 बाई 1 माइनस सी नोट को कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा? g1। यहाँ पे क्या बचेगा? g1 भाई। और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ g। क्लियर है जी। तो g1 माइनस जी को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ? चेंज इन g से। अरे g1 माइनस जी को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ? चेंज इन g से। तो चेंज इन g, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई? चेंज इन g। तो ये यहाँ पे क्या है? चेंज इन g मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा भाई चेंज g। तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन g की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 1 बाई 1 माइनस सी नोट। यहाँ पे देखो भाई साइड में, देखो चेंज इन y। एक मिनट दोबारा देखो भाई, यहाँ से आप पजल होगी भाई। देखो यहाँ से दोबारा देखो, देखो भाई 1 माइनस सी नोट। देखो भाई क्या किया था है भाई? सिंपली इसको y1 माइनस y को क्या लिख दिया? चेंज y। और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया भाई? 1 बाई 1 माइनस सी नोट क्या ले लिया? कॉमन।
तो अंदर क्या बचा, G1 माइनस जी बचा भाई। ठीक है, तो G1 माइनस जी को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ, चेंज जी से। तो ये चेंज इन जी बच, या इसको को मैं किससे डिनोट कर दूंगा, चेंज जी से। तो चेंज जी यहाँ पे क्या है, 1 माइनस सी नोट के डिवाइड में, मल्टीप्लाई में भाई सॉरी। और जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1/1 माइनस सी नोट। और यही मेरा क्या है भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। कब, व्हेन टैक्स आर लमसम, व्हेन टैक्स आर लमसम। तो ये मेरा क्या है भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक है जी, अब इसको हम करते हैं भाई मैथमेटिकली। मैथमेटिकली देखो भी कैसे, तो एक बार इसको समझो भाई आप, नेक्स्ट स्लाइड देखो। देखो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई क्या है भाई मेरा, 1/1 माइनस सी नोट भाई। देखो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है ये, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, जब टैक्स होगा प्रोपोर्शनल, सॉरी लमसम। क्लियर है, तो लेकिन हम डिटेल में किया भाई, तो प्रोसेस करनी बहुत जरूरी है भाई। तो देखो, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आ गया भाई। अब देखो, मान लो भाई, अगर अगर सी नोट की वैल्यू, अगर सी नोट की वैल्यू है मान लो 0.80, एमपीसी है भैया मेरी, कितनी भी मान लो भाई, 0.50 मान लो। ठीक है, तो और मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 1 रुपया, 1 रुपये का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। तो मैं देखना चाहता हूं, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला भाई, इससे कंक्लूजन निकला, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मान लो भाई 1 रुपया है और एमपीसी है मान लो 0.80, तो इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम जनरेट होगी, तो 1/1 माइनस सी नोट। सी नोट मान लो 0.80 है, तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 1/0.2 भाई, 1 माइनस 0.80 होगा तो 0.2, और जब मैं इसको कट करूंगा तो क्या आएगा, 5 भाई। तो इसका मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट 1 रुपये का एक्सपेंडिचर करेगी तो इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम जनरेट होगी, 5 रुपए की। समझो भाई, कब, जब एमपीसी हो 0.80 तब। अगर एमपीसी हो भाई 0.50 तो, और गवर्नमेंट 1 रुपये का एक्सपेंडिचर करे तो इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट होगी, देखो 1/1 माइनस 0.5। तो यहाँ से मल्टीप्लायर क्या आ गया, 1 माइनस 0.50 तो 0.50, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लायर आ गया। तो यानी कि इस 2 का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट करेगी ना उसका डबल होगी इनकम। और इस 5 कब, जब एमपीसी हो 0.50। अगर एमपीसी हो 0.80 तो गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट करेगी इनकम उसके 5 गुना ज्यादा इंक्रीज होगी इकोनॉमी के अंदर, उससे 5 गुना जनरेट होगी इनकम। समझ रहे हो भाई। अब इसको मैथमेटिकली देखो भाई कैसे ये सारी प्रोसेस होती कैसी है भाई, इसको मैथमेटिकली देखो भाई। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो भाई। मान लो गवर्नमेंट भाई एक शुगर मिल लगा रही है भाई, शुगर मिल। क्लियर है जी, गवर्नमेंट ने एक शुगर मिल लगाई भाई, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई ए पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई। तो और कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मान लो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई 100 रुपए के अंदर, 100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई। गवर्नमेंट ने शुगर मिल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ए पर्सन को, कितने रुपए में, 100 रुपए में भाई। तो ए पर्सन ने क्या किया भाई, शुगर मिल बना के तैयार कर दी। क्लियर है, तो 100 रुपए की शुगर मिल तैयार हो गई भाई। क्लियर है, इकोनॉमी के अंदर। तो अब ये ए किसकी इनकम हो गई, सॉरी 100 रुपए किसकी इनकम हो गई भाई, ए पर्सन की। तो अब और एमपीसी मान लो इकोनॉमी के अंदर 0.80। अरे देखो ये वही है भाई जो मैं आपको बता रहा था कि मैथमेटिकली कंक्लूजन देखो, एक मिनट, ये देखो ये वाला जो एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर किया ना, देखो कि कैसे मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं हम इसको, तो वो करवा रहा हूं भाई। देखो एक मिनट भाई, देखो भाई, तो 100 रुपीज भाई, 100 प्लस, अब देखो 100 रुपीज, तो ये एक व्यक्ति, दोबारा देखो एग्जांपल क्या लिया अभी, एग्जांपल कि मान लो गवर्नमेंट शुगर मिल बनवाना चाहती है भाई, तो उसने ए व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई शुगर मिल बनाने का। तो ए व्यक्ति कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो ए व्यक्ति ने शुगर मिल बना के तैयार कर दी भाई, तो इकोनॉमी के अंदर तो 100 रुपए जनरेट हो गई, 100 रुपए यानी कि शुगर मिल जनरेट हो गई भाई। तो ये 100 रुपए अब किसकी इनकम होगी, ये व्यक्ति की। तो ए व्यक्ति 100 रुपए का क्या करेगा अब, अगर एमपीसी है 0.80 तो उसका 80% कंज्यूम करेगा भाई। तो 100 का कितना कंज्यूम करेगा ए पर्सन, 80%। क्लियर है जी। मान लो उसने 80 रुपए का भाई एक गाड़ी ले ली, समझ रहे हो ना, मान लो उसने 80 रुपए की एक गाड़ी ले ली भाई। तो अब ये 80 रुपए किसकी इनकम हो गई, गाड़ी वाले की। गाड़ी वाले की इनकम कितनी हो गई, 100 इंटू 0.80, ये किसकी इनकम है, गाड़ी वाले की। अरे समझ रहे हो ना, 80 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 100 इंटू 0.80, 80 हो गया भाई। अब ये 80 इनकम किसकी होगी, गाड़ी वाले की।
ये इनकम किसकी होगी? गाड़ी वाले की। गाड़ी वाला क्या करेगा इस इनकम से? इकोनॉमी के अंदर एमपीसी कितनी है अभी? 0.80। तो वो क्या करेगा? 80 का 80% कंज्यूम करेगा, यानी कि इसका 80%, इसका 80% यानी कि 64 रुपये भाई। 80 का 80% यानी कि 64 रुपीज। तो इसका 80% कौन कंज्यूम करेगा? वो गाड़ी वाला भाई, जिसकी इनकम हुई है। ऐसे ही गाड़ी वाला 64 रुपये कंज्यूम करेगा, तो वो भी किसी ना किसी व्यक्ति की इनकम हुई होगी, सी पर्सन की। तो सी पर्सन की 64 रुपये को मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 64 रुपये को। और वो क्या करेगा इस 64 का? इसका 80% कंज्यूम करेगा, 0.80। क्लियर? तो ये प्रोसेस एस ऑन चलती रहेगी भाई अप टू एन तक। ये प्रोसेस अप टू एन तक चलती रहेगी ना भाई। क्लियर है? अब हमें ये देखना है भाई ये प्रोसेस कब जाके रुकेगी। तो ये देखो भाई, आप इसको मैं अगर सिंपली लिखूं तो 100 प्लस, देखो 100, यहाँ से अगर मैं 100 कॉमन ले लूँ भाई, इसके बाद से देखो यहाँ से अगर मैं 100 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा भाई? यहाँ पे 0.80 बचेगा सिर्फ। एक मिनट भाई, देखो यहाँ पे 0.80 बचेगा भाई सिर्फ। प्लस यहाँ से 100 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0.80 इंटू 0.80। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.80 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। प्लस यहाँ से 100 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 0.80, 0.80, 0.80। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? 0.80 की क्यूब। और ये अप टू एन तक चलता रहेगा भाई, अप टू एन तक चलता रहेगा ना। तो ये हो गया भाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई? एक जीपी सीरीज आ गई भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस भाई। जीपी सीरीज देखो भाई, जीपी सीरीज क्या होती है भाई? जिसमें रेशियो सेम हो। एक होती है एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेस भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेस के अंदर क्या होता है भाई? उसके अंदर डिफरेंस सेम होता है, जैसे 2, 4, 6, 8। एक तो सीरीज ये है। क्लियर? इसके अंदर क्या है भाई? डिफरेंस सेम है, यानी कि दो नेक्स्ट सीरीज पे जाता हूँ तो कितना डिफरेंस है? दो का। तो यहाँ पे डी निकल के आता है भाई। क्लियर? इसको बोलते हैं एपी सीरीज। और जीपी सीरीज क्या होती है भाई? जिसके अंदर रेशियो सेम हो, यानी कि डिवाइड करूँ तो मैं वो सेम आता जाए। जैसे 0.80 को जब मैं 0.8, यानी कि जब मैं B2 को, सॉरी रेशियो देखो कैसे निकालते हैं रेशियो। जब मैं B डिवाइड बाई ए करूँगा, या एक मिनट भी इसको सिंपल में देखो, अगर मैं ये मान लो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, अगर मैं A2 डिवाइड बाई A1 करूँगा वो सेम आएगा किसके? A3 डिवाइड बाई A2 के। यानी कि रेशियो ऐसी A3, सॉरी A3 डिवाइड बाई A2, ऐसी A4 डिवाइड बाई A3, ये सारा सेम आता जाएगा भी रेशियो। तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। जिसके अंदर रेशियो सेम हो तो उसको कौन सी सीरीज बोलते हैं भाई? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है भाई? बोलो भाई, क्या है भाई फॉर्मूला? A डिवाइड बाई 1 माइनस R। क्या फॉर्मूला है भाई? A, ये है भाई जीपी सीरीज का फॉर्मूला। क्या है भाई? A डिवाइड बाई 1 माइनस R। A क्या है? फर्स्ट टर्म। R क्या है? रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 डिवाइड बाय A1। तो A2 डिवाइड बाय A1 यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा? 0.80 ही आएगा भी रेशियो। R इजकल टू A2 डिवाइड बाय A1 करूंगा भाई, तो A2 कितना? 0.80 का स्केयर, और A1 कितना है मेरा? 0.80। तो 0.80 से स्केयर कैंसिल भी, तो क्या बचेगा? सिर्फ 0.80। तो R क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 0.80 भाई। तो इसको सोल्व करते भी देखो, एक तो 100 ये है भाई, प्लस 100 इंटू ब्रैकेट में भाई, ब्रैकेट में क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है भाई? ये जीपी सीरीज है मेरी। जीपी सीरीज को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या है? A डिवाइड बाय 1 माइनस R, ये वाला भाई। तो A क्या है मेरा? 0.80 दिस, तो 0.80 डिवाइड बाय क्या? 1 माइनस R। 1 R कितना निकल के आया? 0.80 भाई, तो 0.80। तो देखो भाई, देखो इक्वल टू 100 प्लस 100, तो 0.80 भी ऊपर, तो नीचे क्या बचा अभी? 1 माइनस 0.80, 0.20। तो इसको कट करूंगा तो क्या आएगा? 4। तो 100 प्लस 100 इंटू 4, तो क्या आ गया भाई? 100 प्लस 400, कितना आएगा भाई टोटल? 500। तो ये वही अभी सेम क्या मान के चला था भाई मैं पीछे? अगर गवर्नमेंट 5 रुपये का, सॉरी अगर गवर्नमेंट 100 रुपये का इन्वेस्ट कर दे या एक्सपेंडिचर कर दे, अगर गवर्नमेंट 100 रुपये का एक्सपेंडिचर कर दे तो, और एमपीसी कितनी हो? 0.80, तो इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम जनरेट होगी भाई? 500 रुपये की। समझो भाई? और पीछे मल्टीप्लायर में भी वही फाइंड किया था। मल्टीप्लायर क्या था भाई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने फाइंड किया अभी, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। तो मैंने क्या बताया था? अगर एमपीसी है 0.80 तो क्या निकल के आएगा भी? इसकी वैल्यू 5 निकल के आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अगर
₹1 का इन्वेस्ट करेगी तो उसका 5 गुना इनकम जनरेट होगी। अगर 100 इन्वेस्ट करेगी तो 5 गुना कितना, 500 भाई। तो यही मैथमेटिकली प्रूफ है। और ये आता कैसे है, 100 तो क्या भाई डायरेक्ट, ये तो किस कैसे आया भाई, 100 तो आ गया भाई डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, जब गवर्नमेंट ने ए पर्सन को ठेका दिया भाई, कॉन्ट्रैक्ट दिया, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट, शुगर मिल का भाई, तो ₹100 का तो भाई डायरेक्ट इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट हो गई। और ये जो ₹400 है, ये जो ₹400 है, ये कैसे जनरेट हो गई, इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट कैसे, कंजप्शन के थ्रू। कैसे भाई, इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू, इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू कंजप्शन। कैसे भी, जैसे ए व्यक्ति की इनकम हुई ₹80 तो उसने उसका 80%, सॉरी ₹100 तो 100 का 80% कंज्यूम किया। ऐसे ही B% की इनकम हुई ₹80 तो उसने 80 कंज्यूम किया। तो ऐसे इकोनॉमी में सर्कल चलता गया और एटलीस्ट कितना इनकम जनरेट हुई भी उससे, कंजप्शन के थ्रू ₹400। तो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, तो टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी इकोनॉमी के अंदर, ₹500 भाई। क्लियर है भाई, समझो भाई। एक बार दोबारा देखो, इसको रिवाइज करते हैं मैथमेटिकली कंक्लूजन को। देखो देखो भाई, क्या मान के चला था भाई मैं, देखो कि मान लो इसको प्रूफ कर रहे थे भी हम, किसको प्रूफ कर रहे थे, इसको इसको प्रूफ कर रहे थे भी हम कि ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो है 1/1 माइनस C नोट, इसका रोल क्या है भाई। हमने इस यहां से क्या निकाला था, अगर MPC है 0.80 तो इसकी वैल्यू 5 आती है। तो उसका मतलब क्या है भाई कि अगर गवर्नमेंट ₹1 का एक्सपेंडिचर करती है तो इकोनॉमी के अंदर ₹5 की इनकम जनरेट होगी। क्लियर है। तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ कैसे किया था भाई हमने, देखो मैथमेटिकली क्या मान के चला था भाई मैं, कि मान लो गवर्नमेंट एक शुगर मिल लगाना चाहती है। तो गवर्नमेंट अगर एक शुगर मिल लगाना चाहती है और उसका खर्चा मान लो ₹100, तो उसने ए व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ए व्यक्ति ने क्या किया, शुगर मिल क्रिएट कर दी भाई, निर्माण कर दिया भाई शुगर मिल का। तो ए व्यक्ति की इनकम कितनी होगी, ₹100 इनकम होगी भाई। ए व्यक्ति की इनकम कितनी होगी भाई, ₹100 इनकम होगी भाई। ए व्यक्ति की ₹100 इनकम होगी तो अब MPC कितनी मान के चला इकोनॉमी के अंदर, 0.80। तो वो 100 का कितना कंज्यूम करेगा, 0.80। क्लियर है भाई। ऐसे आप 0.50 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो भाई। क्लियर है। तो 0.80 क्या ले लिया अभी उसने, गाड़ी ले ली मान लो। तो ये गाड़ी वाले की इनकम कितनी हो गई अब, 80 का 80%, यानी कि ₹80 इनकम हो गई भाई। अरे 100 में से 80 कंज्यूम किए, 80 की गाड़ी ले ली भाई, तो उसकी इनकम कितनी हो गई, ₹80। अब वो क्या करेगा, 80 का 80% कंज्यूम करेगा। तो 80 का 80% कंज्यूम किया तो ये आ गया। क्लियर है। ऐसे ही वो C% को आगे करे, कुछ ना कुछ परचेज करेगा भाई। तो वो ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी अप टू एन तक। तो इससे मैंने क्या कर लिया भाई, इसको जीपी सीरीज में कन्वर्ट कर लिया, इसको सोल्व करने के लिए। जीपी सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया, देखो 100 तो एज इट इज था ही, इस पूरी सीरीज के अंदर से क्या कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया। तो 100 कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, 0.80, यहाँ पे क्या बचा 0.80, यहाँ पे क्या बचा 0.80 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 0.80 की क्यूब। अप टू एन तक ये सीरीज चलती रहेगी भाई। तो क्या किया, ये जीपी सीरीज में कन्वर्ट हो गई भाई। जीपी सीरीज को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 माइनस आर, A/1 माइनस आर भाई। तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है रेशियो भाई, गैप भाई, इन दो सीरीज का रेशियो भाई। A2/A1 करके फाइंड करते हैं हम भाई। क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व किया तो इसको क्या आ गया यहाँ से ₹500। 500 क्यों आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ₹100 का एक्सपेंडिचर किया था। समझिए भाई। तो ये है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या निकल के आया, 1/1 माइनस C नॉट, कब, व्हेन टैक्स आर लमसम, व्हेन टैक्स आर लमसम भाई। क्लियर है। अगर लमसम टैक्स होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, 1/1 माइनस C नॉट। तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। तो याद रखना भाई ये क्या होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे भाई गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर और ट्रांसफर मल्टीप्लायर, कब, व्हेन टैक्स आर लमसम, जब लमसम टैक्स हो गए तब। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भाई प्रोपोर्शनल टैक्स को, कि जब प्रोपोर्शनल टैक्स हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, लमसम मल्टीप्लायर क्या होगा और ट्रांसफर मल्टीप्लायर क्या होगा। क्लियर है भाई। थैंक यू भाई।